युद्ध की दिशा बदलने वाला एक क्षण कभी-कभी पूरी विश्व व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है और अगर यूक्रेन में ऐसा होता है तो यह पुतिन के पूरे बटुए दौलत और उनके सभी दोस्तों को एक पल में मिटा सकता है। यह कभी-कभी अग्रिम मोर्चे पर किसी सेंधमारी के रूप में या हजारों मील दूर से किसी दहशत फैलाने वाली घोषणा के रूप में प्रकट हो सकता है। 2 नवंबर को रूसी बंदरगाह टुप्सा पर यूक्रेन के हमले का भी कुछ ऐसा ही असर हुआ था। यूक्रेनी हमला इतना क्रूर और भयावह था कि कुछ ही मिनटों में काला सागर पर पुतिन का मुख्य व्यापारिक बंदरगाह राख में तब्दील हो गया। लदान क्षेत्र, तेल डिपो, सब कुछ एक के बाद एक विस्फोटों से भर गया। निशाना सिर्फ बंदरगाह और गोदी स्टेशन ही नहीं थे। बताया गया है कि हमले के दौरान कम से कम 4 रूसी छाया बेड़े आग या ड्रोन हमलों से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि जो तस्वीरें हमारे जहन में बसी हैं वे ऐसी थीं मानो पूरा समुद्र आग की लपटों में घिरा हो। रूसी जहाज़ों ने भी सब कुछ रिकॉर्ड किया था। लीक हुई रेडियो बातचीत और तस्वीरें क्रेमलिन की घबराहट और लाचारी का संकेत थीं। अब आइए जहाज़ के केबिनों से प्रसारित तस्वीरों के साथ साथ कप्तानों और चालक दल की लाचारी को दर्शाने वाली रेडियो बातचीत पर भी नजर डालें। यह तो आपसे बंदरगाह पर 10 मिनट की दहशत भरी रेडियो बातचीत में भी झलकती है, जिसमें प्रतिबंधों के घेरे में रूसी छाया टैंकर, आग की लपटों में घिरे गोदी और पाइपलाइनें शामिल थीं। यह दहशत सिर्फ जलते हुए तेल टर्मिनल की दहशत नहीं थी, बल्कि यह इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि पुतिन की आर्थिक युद्ध मशीन के सबसे भरोसेमंद गढ़ भी अब सुरक्षित नहीं हैं। अब पश्चिमी कंपनियों के बाद चीन, भारत और यहां तक कि तुर्की जैसे मित्र देश भी रूस से भाग रहे हैं। पुतिन का साम्राज्य हमारी आंखों के सामने भीतर से ढह रहा है और एक बार फिर इस पतन की कीमत रूसी जनता ही चुका रही है। बंद पड़े कारखाने, जंग खा रही उत्पादन लाइनें, राख में तब्दील बंदरगाह, रिफाइनरियां और फिर उसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी, गुस्सा और दंगे। 2 नवंबर को यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दिमित्री प्लेटेंचुक ने जब कहा कि इसके मास्को के लिए दीर्घकालिक परिणाम होंगे तो वे कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। यह दीर्घकालिक परिणाम रूस में विश्वास का नुकसान था। अब पुतिन का पश्चिमी दरवाजा ही नहीं बल्कि पूर्वी दरवाजा भी बंद हो रहा था। क्रेमलिन के ऊर्जा आयातक जैसे तुर्की, चीन, भारत और जापान पुतिन का साथ छोड़ने लगे थे। देखिए, यह पलायन यूक्रेन पर हमलों से अलग नहीं है। पुतिन के 2 मुख्य निर्यात द्वार हैं, दक्षिण में तुआप से सेंट पीटर्सबर्ग और उत्तर में यूएसटी लुगर। यूक्रेन ने दोनों को प्रभावित किया है। यह किसी घर के आगे और पीछे के दोनों दरवाजों में एक साथ आग लगाने जैसा है। इस झटके से पुतिन की अर्थव्यवस्था भी एक जाल में फंस रही है। ये बंदरगाह रूसी बजट में अरबों डॉलर आने का रास्ता थे। अब ये द्वार या तो बंद हो चुके हैं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। धन का प्रवाह रुक गया है। इससे बचने के लिए पुतिन ने अपना ध्यान पूर्व की ओर मोड़ लिया था। पुतिन ने कहा था कि अगर पश्चिमी देश नहीं खरीदेंगे तो हम चीन को बेचेंगे, भारत को बेचेंगे, तुर्की को बेचेंगे। अब यह योजना भी ध्वस्त हो रही है और सबसे बड़ी दरार पुतिन के वैकल्पिक साझेदारों के बीच पड़ रही है। यूक्रेन द्वारा बंदरगाहों पर हमले और अमेरिका द्वारा छाया बेड़े पर प्रतिबंध कड़े करने के साथ पुतिन द्वारा मित्र कहे जाने वाले देश भी पीछे हटने लगे हैं। चीन, भारत, तुर्की और कजाकिस्तान जैसे देशों ने रूसी तेल और गैस के विकल्प तलाशने में तेजी ला दी है। चीन की सरकारी कंपनी सिनोपेक और भारत की सबसे बड़ी खरीदार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दोनों ने अमेरिकी वित्त विभाग की धमकियों के जवाब में रूसी तेल खरीद को निलंबित कर दिया है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि चीन और भारत पुतिन की आर्थिक जीवन रेखा थे। लेकिन ऐसा लगता है कि ये दोनों दिग्गज पुतिन के जोखिम भरे तेल के लिए अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों की बलि नहीं चढ़ाना चाहते। पुतिन के सहयोगी पुतिन के हितों से ज्यादा अपने हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कजाकिस्तान को इस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि हम अपने दोस्त पुतिन की वजह से नुकसान उठा रहे हैं। इस टकराव के पीछे यूक्रेन द्वारा ओरेनबर्ग स्थित संयंत्र पर हमला है। जापान ने पहले ही स्पष्ट रुख अपना लिया है। वे रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का पूरा समर्थन करते हैं और रूसी संपत्तियों को जब्त कर रहे हैं। जापानी दिग्गज कंपनी मित्सुई ने सुदूर पूर्व में रूस की महत्वपूर्ण सखालिन 2 लिंक परियोजना से हटने की घोषणा की है। इस कदम से मित्सुई को 1.67 अरब डॉलर का भारी नुकसान हुआ है। हालांकि रूस के लिए इसका मतलब सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था। सखालिन 2 जैसी उच्च तकनीक वाली एलएनजी सुविधाओं के संचालन के लिए आवश्यक तकनीक, विशेषज्ञता और स्पेयर पार्ट्स मुख्यतः मित्सुई जैसे विदेशी साझेदारों द्वारा प्रदान किए जाते थे। जापान के बाहर निकलने का मतलब था कि रूस अपनी सबसे मूल्यवान एलएनजी सुविधाओं के संचालन के लिए आवश्यक तकनीक और विशेषज्ञता खो देगा। और अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तुर्की
यहाँ तक कि पुतिन के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक और प्रतिबंधों के मामले में सबसे लचीला देश तुर्की भी अपना रुख बदल रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के सबसे बड़े रिफाइनरी संचालक, सरकारी स्वामित्व वाली एसओसीएआर और निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टुप्राश ने रूसी कच्चे तेल की अपनी खरीद में कटौती कर दी है। यह कोई प्रतीकात्मक विराम नहीं था, बल्कि एक वास्तविक बहिष्कार था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये रिफाइनरियां रूसी तेल की कमी को पूरा करने के लिए तेजी से विकल्पों की ओर रुख कर रही थीं, खासकर इराकी और कज़ाक तेल की खरीद में वृद्धि। तुर्की, जिसे पुतिन काला सागर में अपना सबसे भरोसेमंद साथी और नाटो के भीतर एक ट्रोजन हॉर्स मानते थे, ने वित्तीय विकल्प के सामने डॉलर को चुना। यह पुतिन के मुंह पर एक कूटनीतिक तमाचा है। बढ़ते जोखिमों और प्रतिबंधों की धमकियों के चलते उनका एक सबसे भरोसेमंद सहयोगी भी उनसे दूरी बना रहा है। तो आपसे बंदरगाह के जलने और सेंट पीटर्सबर्ग के ठप हो जाने की घटना ने तुर्की जैसे खरीदारों को भी यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि यह जोखिम अस्वीकार्य स्वीकार्य है। समझ रहे हो, पुतिन जाल में फंस गए हैं। पश्चिमी बाजार बंद है, पूर्वी बाजार हिचकिचा रहा है, बीच के रास्ते बंद हो रहे हैं, बंदरगाह जल रहे हैं। पुतिन के पास बेचने के लिए तेल तो है, लेकिन उनके पास कोई सुरक्षित बंदरगाह या इच्छुक खरीदार नहीं बचा है। बड़े बाजारों को खो देने के बाद पुतिन अब मध्य एशिया जैसी छोटी अर्थव्यवस्थाओं की ओर रुख करके व्यापार बढ़ाने का आह्वान कर रहे हैं। पुतिन की योजना इन देशों में सीधे तेल और गैस पहुंचाने की थी, शायद इसके मूल स्रोत को छिपाकर इसे इन्हीं देशों के जरिए पुनः निर्यात करने की। हालांकि यह चीन और भारत द्वारा छोड़े गए खालीपन को भरने का एक हताश प्रयास है। मध्य एशिया की अर्थव्यवस्था यूरोप या चीन की जगह नहीं ले सकती। यह हताशा न केवल बाहरी तौर पर बल्कि आंतरिक रूप से भी महसूस की जा रही है। रूसी अभिजात वर्ग और कंपनियां भी इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही हैं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण रूस की सबसे बड़ी निजी तेल कंपनियों में से एक लुकोइल का कदम है। CNN और रॉयटर्स की रिपोर्टों के अनुसार लुकोइल ने अपनी विदेशी संपत्तियां जिनेवा स्थित गुनवोर को बेचने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसका क्या मतलब है? लुकोइल ने भी यह मान लिया है कि रूसी होना अब एक बोझ है। अपनी विदेशी संपत्तियों को बेचकर वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और जोखिमों से बचने की कोशिश कर रहा है। यह इस बात का एक उदाहरण है कि रूसी अभिजात वर्ग को भी पहली बार यह एहसास हुआ है कि पुतिन का जहाज डूब रहा है और वे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध की शुरुआत में सैकड़ों पश्चिमी कंपनियों ने रूस छोड़ दिया था। हमने इसे एक नैतिक रुख के रूप में देखा, लेकिन अब 2 साल से भी ज्यादा समय बाद पलायन जारी है। और इसका कारण अब सिर्फ नैतिकता नहीं रह गया है, इसका कारण जोखिम और असंभवता है। येल विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार 1000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने रूस में अपने परिचालन को कम कर दिया है या पूरी तरह से बंद कर दिया है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। अकेले 2024 में ही 160 और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रूसी बाजार से पूरी तरह बाहर निकल चुकी हैं। तो फिर वे अब भी क्यों भाग रही हैं? क्योंकि तुआपसे और सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन के हमलों ने साबित कर दिया है कि रूस में व्यापार करना अब टिकाऊ नहीं रह गया है। आपके बंदरगाह जल रहे हैं, ये बाहर रहे हैं, शिपे पर लाते हैं, आपकी सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं, आपके रसद मार्ग बंद किए जा रहे हैं, बीमा कंपनियां रूस को युद्ध क्षेत्र घोषित कर रही हैं। कोई भी कंपनी ऐसे देश में अरबों डॉलर की संपत्ति नहीं रखना चाहेगी जिसकी रक्षा पुतिन नहीं कर सकते। पुतिन ने पश्चिमी कंपनियों को रुकने के लिए मजबूर करने की धमकी दी है। जो लोग यहां से जाएंगे उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। लेकिन यह धमकी भी उल्टी पड़ गई। यहां तक कि रूसी केंद्रीय बैंक को भी इन सरकारी जब्तियों के उल्लंघनों और अवैधताओं की रिपोर्ट देनी पड़ी। ऐसी जगह कौन सी विदेशी पूंजी आएगी जहां न कोई कानून है, न संपत्ति के अधिकारों की कोई गारंटी। यह सिर्फ पश्चिमी कंपनियों का पलायन नहीं है, यह रूसी उद्योग का पूर्ण पतन है। परित्यक्त कारखाने, जंग खा रही उत्पादन लाइनें। पुतिन का यह प्रचार कि हमें पश्चिम की जरूरत नहीं है, हम आत्मनिर्भर हैं, इन भूतिया कारखानों की दीवारों से गूंजता है। और इस स्थिति का रूसी लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? बेरोजगारी। रॉसनेफ्ट, लुकोइल, गज़प्रोम, ये विशाल कंपनियां प्रतिबंधों और अब इन शारीरिक हमलों से पंगु हो गई हैं। वे विदेशी तकनीक पर निर्भर हैं, उन्हें स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं और अब उनके पास निर्यात के लिए कोई सुरक्षित बंदरगाह नहीं है। एक बार फिर रूसी जनता ही इसका खामियाजा भुगत रही है। सरकारी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजने या उन्हें पूरी तरह से नौकरी से निकालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बेरोजगारी के गुप्त आंकड़े, जिन्हें रूसी श्रम मंत्रालय भी नहीं छिपा पा रहा है, आसमान छू रहे हैं।
अक्टूबर 2025 तक 2.540 रूसी नागरिकों को या तो आधिकारिक तौर पर नौकरी से निकाल दिया गया है या उन्हें बिना वेतन के छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर किया गया है या उत्पादन ठप होने का सामना करना पड़ा है। यह संख्या वर्ष की शुरुआत की तुलना में 2.5 गुना वृद्धि दर्शाती है। युद्ध अब केवल बंदरगाहों तक ही सीमित नहीं रह गया है, यह सीधे तौर पर रूसी कामगारों की आजीविका को निशाना बना रहा है। सड़कों पर रहने वाले आम नागरिकों के लिए युद्ध अब यूक्रेन में नहीं है, यह उनके रेफ्रिजरेटर की खाली अलमारियों में, बकाया बिलों से भरे लिफाफों में और जमे हुए रेडिएटरों में है। पुतिन का स्थिरता का वादा, जिस पर वे वर्षों से जोर देते रहे हैं, अब धूल में मिल गया है। आज रूसी जनता सच्चाई देख रही है, दुष्प्रचार नहीं। पुतिन का युद्ध अब सिर्फ एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ नहीं है, यह अपने ही लोगों के भविष्य के खिलाफ युद्ध बन गया है। ये सब होते हुए भी पुतिन मास्को की ओर आ रहे ड्रोनों को मार गिराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इससे पूरी तस्वीर नहीं बदलती। वह मास्को की रक्षा तो कर सकता है, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित टुआप्से, सेंट पीटर्सबर्ग या ऑरेनबर्ग की रक्षा नहीं कर सकता, जो उसकी अर्थव्यवस्था को बचाए रखते हैं। ड्रोन हमलों को रोकने में रूस की असमर्थता एक भौतिक जोखिम पैदा करती है, लेकिन अमेरिकी वित्त विभाग ने वित्तीय शिकंजा और कड़ा कर दिया है। प्रतिबंधों के पिछले संस्करण आमतौर पर रूसी कंपनियों पर केंद्रित थे। हालांकि द्वितीयक प्रतिबंधों की यह नई लहर उन गैर रूसी देशों को निशाना बना रही है जो मित्रवत या तटस्थ प्रतीत होते हैं। इन देशों के बैंकों ने पुतिन की युद्ध अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने आरण पत्र प्रदान किए। सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई भारतीय खरीदार रूसी तेल खरीदता था तो कोई भारतीय या चीनी बैंक लेन देन की गारंटी देता था, जिससे भुगतान सुनिश्चित होता था। अमेरिका के इस नए कदम ने इस व्यवस्था को बाधित कर दिया है। वॉशिंगटन ने इन बैंकों को निम्नलिखित विकल्प दिए हैं: या तो आप रूस के लिए इन गारंटी पत्रों पर हस्ताक्षर करना बंद कर दें, या कल सुबह आप न्यूयॉर्क में अपने संवाददाता बैंक खाते खो देंगे और वैश्विक डॉलर प्रणाली से बाहर हो जाएंगे। बंदरगाह, जो पहले से ही भौतिक हमलों और भारी बीमा प्रीमियम के कारण युद्ध क्षेत्र घोषित हैं, अब अमेरिकी कदम से आर्थिक रूप से भी जहरीले हो गए हैं। एक तुर्की बैंक ऐसे व्यापार की गारंटी क्यों देगा जिसमें ड्रोन हमले का जोखिम और अमेरिका द्वारा दंडित किए जाने का जोखिम दोनों शामिल हैं? जवाब है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बुराई की दो शाखाएं यहीं तुआप्से और सेंट पीटर्सबर्ग के बंदरगाहों पर पुतिन की अर्थव्यवस्था को अवरुद्ध कर रही हैं। तुआप्से काला सागर पर रूस के सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात द्वारों में से एक है। यहीं पर रोसनेफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां दुनिया से मिलती हैं। लेकिन अब यह एक ऐसी जगह है जिसे बीमा कंपनियों ने काली सूची में डाल दिया है। क्या आप अरबों डॉलर का तेल किसी ऐसे बंदरगाह को सौंपेंगे जिस पर कभी भी यूक्रेनी ड्रोन हमला कर सकता है? हम आपका जवाब लगभग सुन सकते हैं, नहीं। ये घबराए हुए रेडियो प्रसारण न केवल रूसी नाविकों की घबराहट को दर्शाते हैं, बल्कि उस तेल में निवेश करने वाली और उसे परिवहन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की घबराहट को भी दर्शाते हैं। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक रणनीति है। यूक्रेन रूस के तेल और गैस संयंत्रों पर बेतरतीब हमले करके पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन देने वाली मुख्य धमनी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वे इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। तुआप्से काला सागर में हुआ था, लेकिन असली बड़ा ऑपरेशन हजारों किलोमीटर उत्तर में बाल्टिक सागर में हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग के पास उस्तलुगा बंदरगाह पर यूक्रेन का हमला कोई संयोग नहीं था। यह एक सर्जिकल ऑपरेशन था जिसने रूस के सबसे बड़े बाल्टिक तेल बंदरगाह को बंद कर दिया और सीधे पुतिन के छद्म बेड़े को निशाना बनाया। पुतिन का छद्म बेड़ा, जिसमें पुराने बिना बीमा वाले और अज्ञात टैंकर शामिल थे, जिनका इस्तेमाल पश्चिमी प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए किया जाता था, गुप्त रूप से रूसी तेल को विश्व बाजारों में पहुंचा रहा था। लेकिन अब उस बेड़े के पास रुकने के लिए कोई सुरक्षित बंदरगाह नहीं है। वे भूतिया टैंकर अब बाल्टिक सागर में फंस गए हैं। न कोई सुरक्षित बंदरगाह, न कोई बीमा, न कोई खरीदार। प्रतिबंधों से बचने की पुतिन की योजना की बुनियाद ही हिल गई है। इन बंदरगाहों पर हजारों रूसी नागरिक काम करते थे, टर्मिनल ऑपरेटर, नाविक, रसद कर्मचारी। इन सुविधाओं के बंद होने का मतलब है बड़े पैमाने पर छंटनी। पुतिन की हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती से खड़ी है। सेंट पीटर्सबर्ग के घाटों पर गूंजती खामोशी से दुष्प्रचार का पर्दाफाश हो रहा है। इन हमलों का लक्ष्य सिर्फ शारीरिक क्षति पहुंचाना नहीं है। असली मकसद रूसी सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के बीच भरोसा खत्म करना है। पुतिन के इस दावे को ध्वस्त करना कि रूस एक सुरक्षित ठिकाना है। और एक बार जब यह दावा ध्वस्त हो जाता है तो बस जलते हुए धातु के ढेर और हजारों बेरोजगार रूसी कामगार ही बचते हैं।
पुतिन का अपनी जनता से स्थिरता का वादा सेंट पीटर्सबर्ग और तुआपसे की आग की तरह धुएं में उड़ रहा है। रूसी जनता एक बार फिर देख रही है कि उनके नेता उनकी रक्षा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि सबसे रणनीतिक बिंदु भी असुरक्षित हैं। ये हमले साबित करते हैं कि रूसी दिग्गज कंपनियां वाकई कितनी कमजोर हैं। रोसनेफ्ट, लुकोइल, गज़प्रोम को साफ साफ संदेश मिल गया है, आप यहां व्यापार नहीं कर सकते। इन हमलों ने न केवल भौतिक विनाश किया है बल्कि एक भू राजनीतिक संदेश भी दिया है। रूस एक सुरक्षित देश नहीं है, यह संदेश पूरी दुनिया में गूंज रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को लगने लगा है कि क्रेमलिन द्वारा कथित तौर पर पेश किया जाने वाला स्थिर निवेश माहौल अब एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। युद्ध शुरू होने के बाद से 1000 से ज्यादा बड़ी कंपनियां रूस छोड़ चुकी हैं, लेकिन हमलों की इस ताज़ा लहर के साथ यह पलायन और तेज हो गया है, क्योंकि अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंध यूक्रेन के हमलों के साथ मिलकर इन देशों को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से बाहर किए जाने के खतरे में डाल रहे हैं, और आर्थिक पतन ठीक इसी समय दरवाज़ा तोड़ रहा है। छाया बेड़े के टैंकर अब सुरक्षित बंदरगाहों पर नहीं रुक सकते। जैसे जैसे ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां घाटे में जा रही हैं, क्रेमलिन का खजाना इस घाटे को रोकने में असमर्थ है। रूस कोई ऊर्जा महाशक्ति नहीं है, यह एक ऊर्जा जेल में तब्दील होता जा रहा है जहां कोई बाजार नहीं है।